हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडिया नर्सिंग क्लासेस। एडिया नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एमएसएन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीओपीडी, एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये टॉपिक नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम सीओपीडी का बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी और नर्सिंग मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सीओपीडी होता क्या है। क्या है सीओपीडी? एक्चुअली होता क्या है? सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसकी फुल फॉर्म है, जो क्या है एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है विथ क्या है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। ओके, सीओपीडी एक क्या है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें पेशेंट में परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन होती रहती है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पेशेंट में क्या है, पेशेंट के लंग्स और एयरवे में लंबे समय तक चेंजेस होने के कारण क्या है हवा का फ्लो है वो बाहर निकलने में डिफिकल्टी होने लगती है। सीओपीडी आमतौर पर क्या है एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, जो कि क्या है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इस डिजीज का प्रोग्रेसिव है वो बढ़ता जाएगा, सिम्टम बढ़ते जाएंगे। इसके कॉमन सिम्टम क्या है? डिस्पनिया, क्रोनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग। याद रखिए, केवल सीओपीडी का कारण ओनली स्मोकिंग नहीं है, बहुत सारे अदर कारण भी है, पर मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मेजर टाइप्स। मेजर टाइप क्या है? दो प्रकार का होता है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले एम्फाइसीमा के बारे में देखते हैं। एम्फाइसीमा क्या है? एल्यूलर वॉल का डिस्ट्रक्शन और जो इलास्टिक रिकोलेग है उसका लॉस है। और दूसरी तरफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इसके मुख्य प्रॉब्लम इसमें मुख्य क्या होती है? जो क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन होता है और म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होता है। इसकी वजह से क्या है पेशेंट में क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होती है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई पेशेंट में क्या है एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों की फीचर डेवलप कर सकते हैं और दोनों ही एयर फ्लो जो लिमिटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन, स्लाइड नंबर 4 में क्या है सीओपीडी के रिस्क फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर है सिगरेट या तंबाकू स्मोकिंग। इसके अलावा बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। एयर पोल्यूशन और रिपीटेड इरिटेंट एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट है। कुछ पेशेंट में जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसके अलावा इंक्रीजिंग एज और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंसल्ट भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में एम्फाइसीमा डेफिनेशन। एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा में क्या है एल्यूलर वॉल का डिस्ट्रक्शन होता है और इसके कारण टर्मिनल ब्रोंकियल्स के आगे क्या है एयर स्पेस इनलार्ज हो जाते हैं और इसके साथ क्या है इलास्टिक रिकॉल है वो भी क्या है कम हो जाता है और एयर लंग में क्या है ट्रैप होने लगती है। जो हवा है वो लंग्स में ही ट्रैप होने लगती है। इसी क्या है एयर ट्रैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ट्रैपिंग कहते हैं। इसके साथ क्या है हाइपर इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हाइपर इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। और जो एल्यूलर सुपर स्पेस एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कम होने के कारण क्या है गैस एक्सचेंज प्रभावित होती है, गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाती है। एम्फाइसीमा में क्या है प्रोग्रेसिव डिस्पनिया एक मेजर सिम्टम है। क्या है? प्रोग्रेसिव डिस्पनिया एक क्या है मेजर सिम्टम है। अब देखते हैं स्लाइड नंबर 6 में एम्फाइसीमा के की फीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है? डिस्पनिया, स्पेशली एक्सक्रीशन के समय, और पेशेंट में क्या है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरिशन भी हो सकता है। एडवांस
डिजीज में लंग्स में क्या है, हाइपर इन्फ्लामेशन के कारण बेरल शेप क्या है, चेस्ट दिखाई दे सकता है और ब्रीथ साउंड कम हो सकते हैं। सीवियर सीओपीडी में क्या है, पेशेंट को वेट लॉस या मसल वास्टिंग भी हो सकती है। क्या है, वेट लॉस एंड मसल वास्टिंग भी हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड नंबर 7 में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, क्लासिकली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि प्रोडक्टिव कफ कम से कम 3 मंथ तक होगा और 2 कंसेस्टिव ईयर में 2 कंसेस्टिव ईयर। और दूसरी कोज है क्या, इसमें है क्या है, एग्जीक्यूट करने के बाद मुख्य प्रॉब्लम क्या होती है, एयरवे इन्फ्लामेशन और म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होता है। इसकी वजह से क्या है, पेशेंट में स्पूटम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्या है, स्पूटम है वो इंक्रीज, प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हो जाता है। और क्या है, इसमें पेशेंट में क्या है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्या है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ध्यान दें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ भी एयर फ्लो लिमिटेशन हो सकती है और ये एम्फाइसीमा के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। क्या है, एम्फाइसीमा के साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकती है। अब स्लाइड नंबर 8 देखते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के की फीचर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के की फीचर क्या है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ और स्पूटम प्रोडक्शन, वीजिंग या ब्रीथलेसनेस और फ्रीक्वेंट एक्सबिशन हो सकता है। और साइनोसिस कैन ओकर विथ सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिमिया, साइनोसिस भी दिखाई दे सकता है। स्लाइड नंबर 8 में देखते हैं एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब एग्जाम में दोनों को डिफरेंट बहुत ध्यान से समझिए। एम्फाइसीमा क्या है, एलोलार डिस्ट्रक्शन प्लस लॉस ऑफ इलास्टिक रिकोलाई है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होता है प्लस क्या है, क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन होता है। और एम्फाइसीमा क्या है, प्रोमिनेंट डिस्पनिया होता है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, प्रोमिनेंट प्रोडक्टिव कफ होता है। और में सीओपीडी पेशेंट दोनों सीओपीडी पेशेंट में दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दोनों फीचर्स देखने को मिल सकते हैं सीओपीडी पेशेंट के अंदर। अब स्लाइड नंबर 10 में देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या है, पेशेंट सीओपीडी के पेशेंट में क्या है, एक पैथोफिजियोलॉजी आप फ्लो चार्ट के हिसाब से समझिए। सबसे पहले क्या है, क्रोनिक इरिटेंट एक्सपोजर होता है। इसके कारण क्या है, एयरवे इन्फ्लामेशन और एलोराई इंजरी होती है। इसके बाद क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है प्लस एयरवे नैरोइंग, जो एयरवे है वो नैरोइंग हो जाता है। इसके बाद क्या है, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉलाई होता है प्लस एयरवे ट्रैपिंग हो सकती है। फिर क्या है, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है। और फाइनली क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है और क्या है, डिस्पनिया होता है। ओके, और इस चार्ट को समझ लोगे तो आपको सीओपीडी का जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है वो समझ आ जाएगा। अब स्लाइड नंबर 11 में अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब सीओपीडी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। सबसे कॉमन क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्पनिया होता है। इसके साथ क्या है, क्रोनिक कफ देखने को मिल सकता है जिसमें स्पुटम हो भी सकता है, स्पुटम नहीं भी हो सकता है। विजिंग देखने को मिलेगी, फैटिग्यू देखने को मिलेगा, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी एक्सपीरेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड नंबर 12 में सीओपीडी एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन क्या चीज है, जब पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिम्टम अचानक उसके नॉर्मल डे बाय डे कंडीशन से वर्सन या ज्यादा हो जाए तो उसे क्या है, एक्सपीरेशन कहते हैं। इसमें क्या है, डिस्पनिया बढ़ सकती है, कफ बढ़ सकता है और स्पूटम भी चेंजेस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, इन्फेक्शन और दूसरे पॉसिबल ट्रिगर को भी देखना चाहिए। नर्स को पेशेंट के सीवियरिटी, ऑक्सीजनेशन और रेस्पिरेटरी एफर्ट को असेस करना चाहिए। और अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो अर्जेंट मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ओके, अब स्लाइड नंबर 13 में देखते हैं डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस है, सीओपीडी का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसको बोलते हैं एस्पिरोमेट्री परसिस्टेंट एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट्स और उसको कंफर्म करने के लिए एसेंशियल है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखिए, पोस्ट ब्रोंकियोडायलेटर जो FVE1 है ऑब्लिक FVC लेस देन 0.70 होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट जो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में ये किसको दर्शाती है, परसिस्टेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा चेस्ट
इमेजिंग अल्टरनेटिव डायग्नोसिस है, एक्सरे हो गया, सीटी हो गई। कॉम्प्लिकेशन को असेस करने के लिए क्या है, ये हेल्प करते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन के अनुसार क्या है, पल्स ऑक्सीमेट्री और एबीजी भी किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सीओपीडी का मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि स्मोकिंग कंसेशन, स्मोकिंग को छुड़वाना पेशेंट से, क्योंकि स्मोकिंग है इसको और बढ़ाएगा, और स्मोकिंग एक मॉडिफिकेबल मैनेजमेंट है, इसको आप छोड़ सकते हो स्मोकिंग को। डिजीज को प्रोग्रेसिव स्लो करने के लिए क्या है, इंपोर्टेंट इंटरवेंशन है, ठीक है। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी पेशेंट को दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू परफेक्ट डायग्नोसिस के अनुसार, और फैक्टर के आधार पर और सिम्टम के आधार पर इसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन हो गया, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हो गया, और फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। क्या है ऑक्सीजन थेरेपी, नर्सिंग पॉइंट। सीओपीडी पेशेंट में क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन हमेशा क्या है, प्रिस्क्राइब्ड तरीके से ही देनी चाहिए। पेशेंट में टारगेट रेंज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना चाहिए। कुछ सीओपीडी पे हाइपरकैप्निया, रेस्पिरेटरी फेलियर का रिस्क हो सकती है। ऐसे पेशेंट में क्या है, कंट्रोल ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। नर्स को मॉनिटर करना क्या चाहिए, एसपीओ2 मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करनी है, मेंटल स्टेटस मॉनिटर करना है, और क्लिनिकल रेस्पॉन्सेज को मॉनिटर करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, सिर्फ CO2 रिटेंशन के डर से आपको क्लिनिकली नीडेड ऑक्सीजन को विदहोल्ड नहीं करना चाहिए। सही अप्रोच क्या है, आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीजन प्लस एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है। आपको ऑक्सीजन बंद नहीं करनी है, CO2 रिटेंशन के हो जाए इसके लिए उसको ऑक्सीजन बंद नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट में 16, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या ध्यान रखोगे। सबसे पहले असेस करना है आपको रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी इफोर्ट, ब्रीथिंग साउंड और एसपीओ2। पेशेंट को उसके कंडीशन के अनुसार क्या है, सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हो, हाई फाउलर पोजीशन में रख सकते हो। पेशेंट को क्या है, पुश लिप ब्रीथिंग सिखाना है, मतलब नाक से वो सांस ले धीरे धीरे, और मुंह से क्या है, दोनों होठ राउंड शेप में करके उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। नाक से सांस इनहेल करना है, एक्सेल माउथ से करना है। इसके साथ क्या है, एनर्जी कन्वर्जन टेक्निक को भी सिखाना है, और इफेक्टिव कफिंग और एयरवे क्लियरेंस को इंक्रोज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनहेलर टेक्निक। क्या है, इनहेलर टेक्निक। और जो आपका मेडिकेशन चार्ट है, जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, मेडिकेशन एडहेरेंस को मॉनिटर करना, प्रॉपर पेशेंट को सिखाना कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है और इनहेलर को कैसे लेना है। ये आपका उत्तरदायित्व है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, पेशेंट को समझाना। अब देखते हैं सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशन। सीओपीडी में सबसे पहले आपको क्या है, एक्यूट एक्सीवेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सीओपीडी में, एक्यूट एक्सीवेशन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक हाइपोक्सिमिया हो या हाइपरकैप्निया हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और कोर पल्मोनरी एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, और रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिड्यूस हो सकती है आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रिड्यूस हो सकती है। तो ये सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को क्या एजुकेशन करोगे, स्टॉप स्मोकिंग एंड अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, करेक्ट इनहेलर टेक्निक्स इज एसेंशियल्स, और टेक मेंटेन मेडिकेशन रेगुलरली एज डॉक्टर ऑर्डर, रिकॉग्नाइज रिवर्सिंग ब्रीथलेसनेस, स्पूटम और फीवर अर्ली, vaccination and pulmonary rehabilitation and advice, maintain
एक्टिविटी विद इन टॉलरेंस। ठीक है, ये आप पेशेंट को एजुकेट करोगे और करेक्ट इनहेलर टेक्निक पेशेंट को सिखाओगे। मेंटेन मेडिकेशन, जो आप पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो उसको मेंटेन करना सिखाओगे पेशेंट को। और ब्रीथलेस, जैसे ब्रीथलेस बढ़ना है, स्पूटम में चेंजेस हो रहा है और ये पेशेंट को दिखे तो पेशेंट को बोलना है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब नेक्स्ट देखते हैं रैपिड रिवीजन एंड एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, सीओपीडी कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? तो आप एस्पिरोमेट्री। एम्फाइसीमा मेनली इफेक्ट किसको करता है? तो एल्यूलर वॉल को करता है और इलास्टिक रिकोलाई इसमें ये होता है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हॉलमार्क क्या है? तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। और मेजर मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। FEV1 और ऑब्लिक FVC लेस देन 0.70 आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर सपोर्ट किसको करता है? परसिस्टेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को करता है। और की ब्रीथिंग टेक्निक क्या है? फर्स्ट लिफ्ट ब्रीथिंग, इसमें क्या है? नाक से आपको पेशेंट को सिखाना, नाक से रेस्पिरेशन ले और मुंह से रेस्पिरेशन को छोड़े। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।